Good evening, students. Today we'll start with history chapter number 3, Nazism and the rule of Hitler. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे नाजी रूल के बारे में और उसका जो बहुत ही फेमस लीडर था हिटलर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कौन कौन से सिचुएशंस थे उस टाइम पीरियड पे, वो सारी की सारी चीज़ें वी विल कवर आउट इन दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर की जो स्टार्टिंग है इट इज़ विद द स्टोरी ऑफ एन 11 ईयर ओल्ड बॉय. हेलमुथ नाम का एक लड़का है, उसकी स्टोरी से स्टार्ट हुई है. स्टोरी से हमें समझ में आएगा कि वहाँ की करंट सिचुएशन कैसी थी, कैसे लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ था और वो डर किस वजह से बैठा हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे. ये सारी चीज़ें विल बी कवरिंग इन द चैप्टर. So let's start with the text. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. So this is the time period of 1945 and the season is spring. There's a 11-year-old German boy whose name is Helmut and is lying on his bed. All of a sudden he hears something. His parents were discussing something in a very serious tone. So he overheard the conversation between his father and mother. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now their lies will do to us what we did to the crippled and Jews." So now he is discussing with his wife कि अब वो टाइम आ गया है when either I should commit suicide with my entire family or I should commit सुसाइड अलोन. अब यहाँ पे सुसाइड का उन्होंने जिक्र क्यों किया है, इसकी मतलब कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि उन्हें अब सुसाइड कर लेना चाहिए या पूरी फैमिली को क्या कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए. ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है और वो सेकंड फैक्ट ये भी मेंशन करते हैं अपने वाइफ से कि अब रिवेंज का टाइम आ गया है. हमने जो ज्यूज़ और क्रिपल्ड मतलब जो बहुत ही बेसहारा लोग होते हैं उनके साथ जो हमने किया था, अब उनके पास वो मौका आ गया है, तो अब वो हमसे क्या लेंगे, बदला लेंगे. तो अब वो टाइम आ गया है व्हेन दे विल बी टेकिंग रिवेंज फ्रॉम अस. और अब उनको लगता है कि अब उनको या तो सुसाइड करना पड़ेगा अकेले या तो पूरी फैमिली के साथ. तो दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन Helmut's father and mother. The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's song. फिर next day his father took him to woods मतलब फॉरेस्ट में लेके गए थे. वहाँ पे उन्होंने फैमिली हैप्पी टाइम स्पेंड किया था, खूब सॉन्ग्स वगैरह गाए थे एंड दैट वाज अ वेरी हैप्पी डे फॉर द एंटायर फैमिली. लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. और जैसा उसने अपने उसकी मदर के साथ डिस्कस किया था दैट इट वाज अ टाइम फॉर हिम टू किल, सो द वेरी नेक्स्ट डे ही शॉट हिमसेल्फ इन द ऑफिस. हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस. और हेलमुट को याद है कि कैसे उसने अपने फादर की यूनिफॉर्म में उनको पूरा ब्लड में रंगा हुआ देखा था एंड हिज यूनिफॉर्म वॉज बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस. जो फैमिली का फायर प्लेस था वहाँ पे उनकी ब्लडी यूनिफॉर्म को क्या किया गया था, जलाया जा रहा था. तो पहले उन चीज़ों को सुनना, फिर उसके अचानक से ये सब चीज़ें देखना, तो ये बच्चे के मन में क्या हो गया था, एक तरह से डर बैठ गया था. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. अब क्योंकि उसने अपने फादर और मदर का डिस्कशन सुना था तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि कहीं उसकी मदर उसको भी पॉइजन ना दे दे, क्योंकि एंटायर फैमिली के सुसाइड की बात हुई थी. तो उतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था, ही वाज सो मच ट्रॉमेटाइज्ड दैट ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट ईट एनीथिंग एट हिज होम फॉर द नेक्स्ट 9 years. और 9 साल तक उसने अपने घर में खाना नहीं खाया था जस्ट बिकॉज ही हैड अ फियर इन हिज माइंड दैट हिज मदर माइट मिक्स सम पॉइजन इन द फूड एंड गिव इट टू हिम इन ऑर्डर टू किल हिम. तो ये एक बच्चे की सिचुएशन दिखाई गई है. वहाँ पे ये बहुत लोगों की सिचुएशन थी. सबके मन में क्या था, एक डर बैठा हुआ था कि अब वो टाइम आ गया है जब अलाइज पार्टी उनसे क्या लेंगे, बदला लेंगे. Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. इसके फादर जो थे वो बेसिकली एक नाजी थे, नाजी रूल चला था एक टाइम पे, और वो फॉलोवर थे एडोल्फ हिटलर जो कि एक बहुत बड़ा तानाशाह था. उसके
टाइम पे वो उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और नाजी रूल जब चला था तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में चीज़ें की थी। तो हेलमुट्स फादर वॉज ऑल्सो फॉलोवर ऑफ एडोल्फ हिटलर। Many of you will know something about the Nazis and the Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. जो हिटलर था उस समय जर्मनी में उसका रूल चल रहा था एंड ही वॉज वेरी डिटरमाइंड टू मेक इट द मोस्ट पावरफुल। उसको जर्मनी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना था, उसके लिए उसको जो करना पड़े वो तैयार था और उसको पूरा यूरोप जो था वो अपने अंडर में करना था। ये उसका उस समय का क्या था, एक डिटर्मिनेशन था। ही वॉज वेरी डिटरमाइंड टू मेक जर्मनी the most powerful. Although Helmut may not have realized all that, you may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. आप लोग मतलब सुना होगा नाजी पार्टी के बारे में, एडोल्फ हिटलर के बारे में, लेकिन ये कोई एक ऐसी कोई एक या दो आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं थे इनको पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स और पूरे वर्ल्ड पे क्या करना था, अपना एक रूल सेटअप करना था। दे वांटेड टू बी वेरी पावरफुल, सब लोगों को अपने डोमिनेशन के अंदर में रखना चाहते थे एंड फॉर दैट दे क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. अब हम लोग देखें what exactly Nazism is और हेलमुट के फादर को कौन सा डर था उनके मन में जिसकी वजह से ही कमिटेड सुसाइड। और ये सब हम लोग अब दिस वॉज अ स्टोरी टू सेट अप बैकग्राउंड कि द पीपल वर इन सो मच ऑफ फियर दैट दे स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड। नाउ वी विल फाइंड आउट द रीज़न कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न, व्हाट एग्जैक्टली नाजिज़म इज़ और क्या था ऐसा कि हेलमुट के फादर को क्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। In May 1945, Germany surrendered to the Allies. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. मई 1945 में जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया था। यहाँ पे दो पावर्स है, एक पावर थी अलाई पावर और एक पावर थी एक्सेस पावर। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होने का रीज़न ही था एडोल्फ हिटलर, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसका क्राइम रेट और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में उसने बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर दी थी। तो उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो थी वो डिफ़ीट हो गई थी। अब क्योंकि वो डिफ़ीट हो गई थी तो उनको समझ में आ रहा था कि अब वो टाइम आ गया है जब अलाइज पार्टी उनसे क्या लेगी, अब बदला लेगी, क्योंकि उन्होंने भी अलाइज पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा हीनियस एक्ट्स किए थे, बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें की थी जो एक इंसानियत के तौर पे आदमी नहीं करता है। ऑल दोज थिंग्स वर डन बाय दीज पार्टीज़ एंड नाउ एज दे वर डिफीटेड, तो उनके मन में हो गया था कि अब जो है सिचुएशन जो है वो टर्न हो गई है। तो उसी टाइम पे हिटलर को समझ में आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, अगर हम खुद से नहीं मरेंगे तो लोग हमें मार देंगे। तो इसलिए हिटलर और उसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था गोबेल, इन्होंने कलेक्टिवली अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर लिया था अपने बर्लिन के बंकर में। अप्रैल के मंथ में बंकर होता है क्योंकि उस समय पे ऊपर रहना सेफ़ नहीं रहता था, तो क्योंकि बॉम्ब्स वगैरह नीचे गिरते थे तो ये लोग अंडरग्राउंड एक घर बना के वहाँ पे रह रहे थे। और बर्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जर्मनी का, वहीं पे इनका बंकर था, वहीं पे ये लोग जाके क्या कर लेते, कलेक्टिवली इन्होंने सुसाइड कर लिया था। हिटलर along with his minister Goebbels and their entire family. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. वॉर ख़त्म हो गया था, सब कुछ हो गया था। वॉर ख़त्म होने के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल सेटअप हुई थी न्यूरेमबर्ग में। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल होता है कि जैसे सोल्जर्स के रवैये को देख के वो उनके लिए अपने फ़ैसले सुनाती है, मतलब दे अनाउंस देयर डिसीजंस फॉर द सोल्जर्स कि आपने अब जो हार चुके हैं, अब आपकी वजह से क्या क्या नुकसान हुए हैं, तो आपको क्या क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पनिशमेंट जो भी डिसाइड करता है उसी को हम लोग इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे हमारे केस में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वी हैव कोर्ट्स विद अस जो हमारे लिए डिसीजन सुनाते हैं। ऐसे ही वॉर वगैरह में जब जैसे कोई
हमेशा दो पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी सरेंडर कर देती है और एक पार्टी जीत जाती है। उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बैठती है, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आपके वजह से क्या क्या लॉस हुआ था, क्या क्या हार्म हुआ था, उसके बेसिस पे वो उनको पनिशमेंट देती है। तो इन द सेम वे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का सेटअप हुआ था न्यूरम्बर्ग में, और जितनी भी चीज़ें हुई थी नाजी पार्टी के से, जितने भी लॉस हुए थे, क्या क्या था, क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, मतलब इन्होंने पीस का पूरी तरह से क्या कर दिया था, एकदम से शैटर्ड कर दी थी पीस। सब जगह बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने एकदम लोगों को मारना शुरू कर दिया था। फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत की जितनी भी मतलब एक लिमिट थी, उन्होंने उनको भी क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. इनके अगेंस्ट में सारा वर्ल्ड जो था वो खड़ा हो गया था, इनके अगेंस्ट में सबको लग रहा था कि जो इन्होंने किया था ज्यूज़ के साथ, जिप्सीज़ के साथ, पोलैंड के लोगों के साथ, इवन यहाँ के जो जर्मन के जो बहुत ही मेंटली अनस्टेबल लोग थे उनको मारना, 6 बिलियन लोगों को एक साथ मार देना, एक कम्युनिटी को पूरी तरह से वॉश आउट करना, ज्यूज़ की पूरी कम्युनिटी को वो हटाना चाहते थे वहाँ से मार के सबको। तो ये कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो बहुत ही मतलब ह्यूमैनिटी के एकदम अगेंस्ट थे। तो इसके अगेंस्ट में उनको वो क्या करना चाहती है, पनिश करना चाहती है। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर तब होता है जब आप अपने बाहर के कंट्रीज़ के साथ क्या करते हो, वॉर करते हो। वो तो चल ही रहा था। उसी में हिटलर ने अपने यहाँ के लोगों के साथ भी क्या किया था, एक वॉर कर लिया था जिसको जीनोसिडल वॉर बोलते हैं। जीनोसिडल वॉर होता है जहाँ पे आप मास किलिंग करते हो एक कम्युनिटी का, उसको आप क्लीन आउट करना चाहते हो। जैसे ज्यूज़ वगैरह थे, उनको उन्होंने इतना ज़्यादा किलिंग, इतने ज़्यादा मारना शुरू कर दिया था कि उनको लग रहा था कि इस कम्युनिटी को ही वो क्या कर देंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज़, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. तो जो लोग मारे गए थे उसमें क्या नंबर्स थे, फैक्ट डेटा है यहाँ पे। 6 मिलियन ज्यूज़ इन्होंने मार दिए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 2 lakh जिप्सीज़, जिप्सीज़ क्या होते हैं, कुछ ऐसी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो जिप्सीज़ भी उसी टाइप के थे जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करते थे, तो उनको भी उन्होंने मारा था। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, पोलैंड के जो लोग थे उनको उन्होंने मारा था। 70,000 जर्मन्स, ये सब तो मारे ही मारे हैं। अपने यहाँ के खुद के लोग जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल थे, उनको भी उन्होंने 70,000 तो सिर्फ जर्मन को ही उन्होंने मार दिया था। इसके अलावा बहुत से ऐसे ओपोनेंट्स हैं जिनका अभी डाटा यहाँ पे हमारे पास है भी नहीं। तो दिस वाज समथिंग वेरी डिज़ास्ट्रस, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने लेवल पे आके लोगों को क्या किया था, मारा हुआ था। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. लेकिन फिर भी अलाइड पावर्स ने जैसा इन लोगों ने ज्यूज़ के साथ किया था, जैसा इन लोगों ने किया था, बिल्कुल वैसा नहीं किया, क्योंकि वो पीस को रीस्टोर करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम अब बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाएंगे इन लोगों के साथ, तो हो सकता है फ्यूचर में सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो सेटअप हुआ था, उन्होंने बोला कि जो 11 बहुत ज़्यादा लीडिंग लोग हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इतना न्यूसेंस हुआ था, इतना लॉस हुआ था, इतना इनोसेंट लोगों की जान गई थी, उसमें से 11 नाजीज़ थे, उनको फांसी सुना दी गई थी, और बाकी जितने भी थे सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया था, क्योंकि अब दोबारा से लोग वो सिचुएशन नहीं चाह रहे थे। दे ओनली वांटेड टू रीस्टोर पीस अमिड्स देम। तो इसकी वजह से जो ब्रूटल बिहेवियर उन्होंने किया था, नाजी लोगों ने किया था, एलाइड पार्टी वो बिल्कुल भी अब करना नहीं चाहती है, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिपीट हिस्ट्री अगेन। नाजी ने एक अलग से मेथड डिवाइस किया था कि वो लोगों को मार रहे थे। उनको अलग अलग गैस सेंटर में पास करा के, एक गैस सेंटर था
जिसमें पॉइजनस गैस होती थी, आप उसमें लोगों को रखोगे तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पे क्या होंगे, मर जाएंगे। वैसे ही गैस सेंटर्स थे, जैसे एक एग्जांपल दिया ऑश्विट्स। तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा था कि जिसमें आप एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो। तो ये सब था, ये जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में था। फिर भी जो न्यूरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल सेटअप हुई थी, उन्होंने सिर्फ 11 नाजीज़ को डेथ सुनाई थी, बाकी सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी थी। The retribution did come, yet the punishment of Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War. वही चीज़ें हैं कि जो ये पनिशमेंट सुनाई गई थी, ये जो उन्होंने काम किए थे उसके उस पर बहुत ज़्यादा कम थी, because they were too brutal and harsh in their behavior after the first world war. लेकिन ये लोग चाह रहे थे कि हमें रिस्टोर करना है पीस, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इनके साथ उस तरीके से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करेंगे जैसे ये लोग मर्डरस होके ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जाके लोगों को मार रहे थे, हम उस तरह से इनके साथ ट्रीट नहीं करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट 10 लीडिंग नाजीज वर पुट टू डेथ एंड रेस्ट वर गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब यहाँ पे दो पार्टीज थे, एक अलाइड पावर्स और एक एक्सेस पावर। अलाइड पावर्स में यूके और फ्रांस थे, और बाद में इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था यूएसएसआर और यूएसए। जब तक यूएसए ने इनको ज्वाइन नहीं किया था तब तक जर्मनी यूके और फ्रांस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन यूएसए के ज्वाइनिंग के बाद इनकी पावर जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक्सेस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे। जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जर्मनी शायद जीत भी जाता, लेकिन जब यूएसए ने उनको ज्वाइन कर लिया था अलाइड पावर्स को, तो कहीं ना कहीं जर्मनी भी क्या हो गई थी, सरेंडर हो गई थी, और लास्ट में अलाइड पावर्स वर विक्टोरियस। तो ये एक सीन बताया गया है, ये बैकग्राउंड सेटअप किया गया है कि एग्जैक्टली नाजिज़म क्या था, एडोल्फ हिटलर के टाइम में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्राइम्स हुए थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था। दे वर डिसाइडिंग फॉर द पनिशमेंट टू बी गिवन फॉर द नाजी पार्टी। उसके पहले हिटलर, उसके जो मिनिस्टर थे गोएबल, उन्होंने कमिट कर लिया था सुसाइड अपने बर्लिन बंकर में। उसके पहले हमने देखा हेलमुथ की स्टोरी। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेमर रिपब्लिक के बारे में, ट्रीटी ऑफ वर्सले, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे।